कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम विलेयता की बात कर चुके हैं और आपको मैं संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है और अति संतृप्त विलयन क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ा चुका हूँ। चलिए दोस्तों, आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है, हमें पढ़ना है जो ठोस है, ठोसों की द्रवों में विलेयता पढ़नी है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ठोसों की द्रवों में विलेयता का क्या सीन है। देखिएगा, मेरे पास एक ये पात्र है। इस पात्र में मैंने एक विलायक ले रखा है, कोई सा भी विलायक ले लीजिए। मैंने एक विलायक ले रखा है और इस विलायक में मुझे कोई ठोस विलेय घोलना है। तो देखिएगा, जैसे कि आप जानते हैं, आप जैसे ही इस ठोस को इस द्रव विलायक में ऐड करेंगे, जैसे ही मिलाएंगे, तो धीरे धीरे ये ठोस है वो इस विलायक में घुलता चला जाएगा और धीरे धीरे इस ठोस की सांद्रता है वो इस विलायक में बढ़ने लगेगी और विलयन बनता चला जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी, मान लेते हैं हमारे पास हम जो काम कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं, एक निश्चित तापमान पे कर रहे हैं। तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये जो ठोस है इस विलायक में अब घुलना बंद हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि जितना हम ठोस विलेय इस विलायक में घोल सकते थे उतना हमने घोल लिया। अब ये जो विलेय है वो घुलना बंद हो गया है रूम टेम्परेचर पे। उस कंडीशन में इस जो विलयन बनेगा, इस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि आपके पास एक गिलास पानी है। उस एक गिलास पानी में आप जो कमरे के ताप पर है वो 2 चम्मच चीनी घोल सकते हैं। तो आपने पहला चम्मच चीनी डाली तो इजीली घुल जाएगी, आपने दूसरा चम्मच चीनी डाली तो वो भी घुल जाएगी। लेकिन जब आप तीसरा चम्मच चीनी डालोगे तो वो चीनी अब घुलेगी नहीं, वो चीनी उस गिलास के पैंदे में बैठने लगेगी। तो जो 2 चम्मच चीनी हमने घोल दी उस एक गिलास पानी में, तो वो पानी अब उस चीनी से संतृप्त हो गया, मतलब हम उसमें 2 ही चम्मच चीनी घोल सकते हैं और चीनी अब हम नहीं घोल सकते। तो जो ठोस विलेय है एक निश्चित रूम टेम्परेचर में विलायक में अधिकतम जितना घुल जाता है उसके बाद घुलना बंद हो जाता है, उस परिस्थिति को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। अगर इस संतृप्तता की अवस्था के बाद हम और ठोस विलेय घोलेंगे तो वो ठोस विलेय इस पात्र के पैंदे में क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आपने चीनी के एग्जाम्पल को फील किया है कि 2 चम्मच चीनी आपने घोली और जैसे ही आप तीसरा चम्मच चीनी घोलेंगे तो जो तीसरा चम्मच चीनी है वो घुलेगी नहीं, वो उस पात्र के पैंदे में बैठने लगेगी। और यहां अगर इस अवस्था की बात करूं तो यहां इस अवस्था में एक गतिक साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। इस विलयन में एक गतिक साम्यावस्था की स्थापना हो जाती है। और ये साम्यावस्था क्या होती है, जो ये पात्र के पैंदे में अविलेय ठोस के कण है, जो ये पात्र के पैंदे में अविलेय ठोस है, वो इस पात्र के पैंदे को छोड़कर इस विलयन में घुलने की कोशिश करता है, जबकि जो इस विलयन में घुला हुआ विलेय है उसी टाइम उतनी ही दर से वो इस पात्र में क्रिस्टल बनाने की कोशिश करता है। तो जो नीचे जो अविलेय ठोस है वो विलयन में बदलने लगता है और जो घुला हुआ ठोस है वो पात्र के पैंदे में जो है क्रिस्टल के फॉर्म में आने लगता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो ठोस के घुलने की दर है वो बराबर हो जाती है घुले हुए ठोस के क्रिस्टलन की दर के। कि जो हम नया ठोस घोलेंगे वो तो लगातार घुलता रहेगा और जो घुला हुआ ठोस है वो पात्र के पैंदे में लगातार है वो क्रिस्टल बनाता रहेगा। तो एक तरह का गतिक साम्यावस्था स्थापित हो जाता है और ये गतिक साम्यावस्था जो अविलेय ठोस है और जो विलेय ठोस है उसमें लगातार एक गतिक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। जो पात्र के पैंदे में जो क्रिस्टल है
जो अविलय है वो लगातार विलय होने लगता है, इस पात्र के पैंदे को छोड़ छोड़ के विलयन में जाने लगता है, लगातार विलय होने लगता है। और जो विलयन में जो घुला हुआ ठोस है वो ठोस पात्र के पैंदे में बैठने लगता है क्रिस्टल के फॉर्म में। तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ जो डिसोल्यूशन है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन मतलब घुलने की दर, विलय के घुलने की दर वो इक्वल हो जाती है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल के बनने की दर के। तो ये सारी प्रक्रिया थी जब हम किसी ठोस को किसी द्रव में घोलते हैं, ये सारी प्रक्रिया रहती है। अगर आप इस संतृप्त अवस्था में, जो हमारा विलयन है संतृप्त अवस्था है, क्योंकि ये जो साम्य अवस्था है वो संतृप्त अवस्था के बाद ही प्राप्त होती है, क्योंकि संतृप्त अवस्था से पहले तो जो विलय है वो घुलता रहता है। क्रिस्टलन की दर, जो क्रिस्टल बनने की दर है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, घुलने की दर है वो अच्छी होती है। तो जो गतिक साम्य अवस्था है वो संतृप्त अवस्था के बाद स्थापित होती है। तो संतृप्त अवस्था पर एक अधिकतम ठोस है वो इस विलायक में घुल जाता है। तो अगर हम इस ठोस की विलेयता की परिभाषा करें, अगर मैं इस संतृप्त अवस्था पर इस जो विलेय है ठोस उसकी विलेयता की परिभाषा की बात करता है, तो क्या परिभाषा हो जाएगी? हमारे पास रूम टेम्परेचर है, मतलब मैं लिख सकता हूं कि निश्चित ताप पर क्या कह सकता हूं, निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन बनाने के लिए, क्योंकि संतृप्त विलयन के बाद साम्य अवस्था है, निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन बनाने के लिए निश्चित विलायक में घुले हुए ठोस की मात्रा क्या कहलाती है? इस ठोस विलय की विलेयता कहलाती है। देखिएगा, दोबारा देख सकते हैं, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मतलब निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन बनाने के लिए जो निश्चित आयतन है विलायक का, या कई किताबों में जो विलायक है उसका भार 100 ग्राम भी लिया जाता है, निश्चित भार ले लिया जाता है। तो मैं भार के टर्म में ही बात कर लेता हूं। तो निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन बनाने के लिए 100 ग्राम जो विलायक है उसमें जो घुली विलय की मात्रा है वही मात्रा उस विलय की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, ये था कि जब हम किसी भी ठोस को किसी द्रव विलायक में घोलते हैं तो किस तरह का प्रोसीजर रहता है और उसकी विलेयता की परिभाषा। तो अब हम आगे चलते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है ठोसों की विलेयता को कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं। हम जो ठोसों की विलेयता है उसको प्रभावित करने वाले कारकों पर हम बात करते हैं। तो देखिएगा, जो ठोसों की द्रवों में विलेयता है उसको हम प्रभावित जो करने वाले कारक हैं उन पर बात करते हैं। देखिएगा जी, पहले मैं कारकों के नाम लिख देता हूं। पहला जो कारक है वो है जो विलेय और जो विलायक है उनकी प्रकृति कैसी है, उनकी प्रकृति पर विलेयता निर्भर करती है। दूसरा जो कारक है वो है तापमान, टेम्परेचर। और तीसरा कारक, हालांकि इसका कोई फर्क नहीं होता, फिर भी लिख देता हूं मैं, दाब है। तो दाब हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ठोस हैं वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, हम ठोसों को दबा नहीं सकते हैं, इसीलिए ठोस की विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए दाब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। हम दो कारक पढ़ने वाले हैं, पहला है विलेय और विलायक की प्रकृति और दूसरा कारक है जो है तापमान। तो चलिए पहले कारक की ओर बढ़ते हैं, विलेय और विलायक की प्रकृति। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, हम पिछली क्लास में ठोसों की विलेयता पर बात कर रहे थे और विलेयता के आधार पर हम तीन तरह के विलयन पढ़ चुके थे, संतृप्त विलयन,
असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। इन सब विलयनों की हम बात कर चुके थे। हम आगे की तरफ अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि ठोसों की विलेयता को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, आज हम उन कारकों पर बात करते हैं। तो देखिएगा ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला है विलेय तथा विलायक की प्रकृति, कि विलेय और विलायक की प्रकृति कैसी है, इस बात पर किसी भी ठोस की विलेयता द्रव में निर्भर करती है। हम जनरली देखते हैं कि जो आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक जो ठोस हैं वो सामान्यतः ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। सामान्यतः आसानी से जो आयनिक ठोस हैं वो आसानी से विलय हो जाते हैं ध्रुवीय विलायक में, जबकि जो सहसंयोजक ठोस हैं, जो सहसंयोजक ठोस हैं वो अध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं। आप इसको आसानी से फील कर सकते हैं। जैसे आप पानी में चीनी घोलिए तो चीनी की सोल्यूबिलिटी पानी में इतनी ज्यादा नहीं होगी। अगर हम पानी में नमक घोलते हैं तो नमक की जो विलेयता है, नमक बहुत आसानी से पानी में विलय हो जाता है, जबकि चीनी है वो पानी में इतनी आसानी से विलय नहीं हो पाती है। उसी तो जो नमक है वो एक आयनिक ठोस है। आप देख सकते हैं नमक में दो आयन होते हैं, NaCl होता है नमक, Na+ और Cl-। और पानी देख सकते हैं, पानी में भी H पे प्लस होता है और ऑक्सीजन पे माइनस होता है। तो ये दोनों ही ध्रुवीय हैं, इसमें भी ध्रुव है और इसमें भी ध्रुव है। तो ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में आसानी से खुल जाता है। जबकि जो चीनी है, शुगर है वो अध्रुवीय विलय है, जो पानी में ज्यादा सोल्यूबल नहीं होती है। जैसे हमने ध्रुवीय विलायक जैसे बात करी, पानी एक ध्रुवीय विलायक है। जबकि आप अध्रुवीय विलायकों की बात करते हैं, जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एक अध्रुवीय विलायक है। जैसे मैं बात करूं कार्बन डाइसल्फाइड, ये एक अध्रुवीय विलायक है। जैसे जितने भी ऑर्गेनिक विलायक होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक जो भी विलायक हैं, जितने भी कार्बनिक विलायक हैं, वो सारे के सारे जो अध्रुवीय विलायक होते हैं। जैसे आप घर पे हम इस्तेमाल करते हैं नेफ्थलीन की गोलियां, आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो नेफ्थलीन है उसकी गोलियां यूज की जाती है, व्हाइट कलर की बॉल्स, कपड़ों को प्रिजर्वेटिव, कपड़ों को सुरक्षित करने के लिए, कपड़ों को टिड्डी वगैरह से बचाने के लिए जो है नेफ्थलीन की गोलियां इस्तेमाल की जाती है। तो नेफ्थलीन आप देखते हैं, नेफ्थलीन एक अध्रुवीय विलय है जो कि पानी में नहीं घुलता है, क्योंकि पानी एक ध्रुवीय विलायक है, पानी में नहीं घुलता है नेफ्थलीन। वो ऑर्गेनिक विलय, जितने भी ऑर्गेनिक विलय होते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिक जो विलायक हैं उन सब में वो नेफ्थलीन की गोलियां हैं वो घुल जाती है। तो जो ठोस की विलेयता है वो विलेय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। समान प्रकार का विलायक है वो अपनी ही प्रकृति के विलय को घोलता है। मतलब जो ध्रुवीय जो विलायक हैं उनमें आयनिक यौगिक घुलेंगे, आयनिक ठोस जो घुल जाएंगे, और जो सहसंयोजक हैं वो अध्रुवीय विलायक में घुल जाएंगे। मतलब ध्रुवीय प्रकृति का जो विलय है वो ध्रुवीय प्रकृति के विलायक में घुल जाएगा, और जो अध्रुवीय प्रकृति का विलय है वो अध्रुवीय प्रकृति के विलायक में घुल जाएगा। तो ये पहला कारक था जो किसी भी ठोस की विलेयता को समझाता है, किसी भी ठोस की विलेयता को प्रभावित करता है। चलिए, तो दूसरा जो कारक है वो कारक है तापमान। तो चलिए दूसरे कारक की तरफ बढ़ते हैं, तापमान की तरफ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, तापमान की जो दृष्टि से, जो टेम्परेचर है उसकी दृष्टि से केमिस्ट्री में दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एक तो प्रोसेस होता है ऊष्माक्षेपी और दूसरा प्रोसेस होता है ऊष्माशोषी। देखिएगा पहले तरह का जो प्रोसेस है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो नाम से ही क्लियर है इसके कि ऐसे प्रक्रम जो ऊष्मा के उत्सर्जन के साथ संपन्न होते हैं उन प्रक्रमों को ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहा जाता है। जबकि जो दूसरे तरह के प्रक्रम है वो है ऊष्माशोषी प्रक्रम। इनके भी नाम से ही क्लियर है कि ऐसे प्रक्रम जो ऊष्मा के अवशोषण के साथ संपन्न होते हैं उनको हम ऊष्माशोषी प्रक्रम कहते हैं। तो किसी भी
जो विलेय है किसी भी ठोस विलेय का अगर घुलना ऊष्माशोषी प्रक्रम है, मतलब जब हम उसको किसी विलायक में घोलते हैं तो हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, ऐसे प्रक्रमों के लिए ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। आप फील कर सकते हैं कि उसका घुलना है वो ऊष्मा पर निर्भर करता है, कि किसी भी विलेय का घुलना जो है ऊष्मा के अवशोषण पर निर्भर करता हो, मतलब उसको ऊष्मा की जरूरत है घुलने के लिए, और आपने ताप बढ़ा दिया मतलब ऊष्मा दे दी तो उसकी विलेयता है वो बढ़ जाएगी। जबकि जो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, मतलब किसी विलेय का घुलना किसी विलायक में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, मतलब जब वो विलायक में घुलता है विलेय तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब उसको ऊष्मा की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जो विलेय है जिनका किसी विलायक में घुलना ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, तो ताप बढ़ाने पर उन विलायकों की जो विलेयता है वो घट जाती है। जैसे आप देखेंगे, जैसे मैं देखूं NH4Cl, KCl, AgNO3, KNO3, ये जो साल्ट हैं इन सब का जल में घुलना ऊष्माशोषी प्रक्रम है, और इन सब के लिए जो बढ़ा हुआ ताप है वो फेवरेबल कंडीशन होता है, और उच्च ताप पर इनकी विलेयता जल में बहुत अधिक होती है। अगर हम ताप बढ़ा देंगे तो इनकी जल में जो विलेयता है वो बढ़ जाती है। जबकि आप देखिएगा लिथियम सल्फेट Li2SO4, जैसे लेड एसीटेट है, ये लेड और ये एसीटेट, जो लेड एसीटेट है, या जैसे मैं बात करूं NaOH है, तो ये इनका पानी में घुलना ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, मतलब ताप अगर बढ़ाएंगे तो इनकी विलेयता पानी में घट जाएगी। मतलब अगर हमें इनको पानी में विलय करना है तो हमें जो है टेम्परेचर को कम रखना होगा। तो सीधी सी बात है, ऊष्माशोषी जो प्रक्रम होते हैं उनके लिए उच्च ताप विलेयता बढ़ाता है, जबकि ऊष्मा जो क्षेपी प्रक्रम होते हैं उनके लिए निम्न ताप है वो विलेयता को बढ़ाने का काम करता है। अगर हम जो इस कॉन्सेप्ट को ला शातेलिए से समझे, जो 11th क्लास में हमारे था ला शातेलिए का नियम, तो ला शातेलिए क्या कहता है देखिएगा, ला शातेलिए से भी समझ लेते हैं हम। देखिएगा जो हमारे 11th क्लास में था ला शातेलिए का नियम, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जब कभी भी हम किसी ठोस को किसी विलायक में घोलते हैं तो जो अविलेय ठोस है और जो विलेय ठोस है उसमें साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। तो ला शातेलिए क्या कहता है, ला शातेलिए कहते हैं कि साम्य अवस्था जब स्थापित हो चुकी है तो उस साम्य अवस्था में आप जो परिवर्तन करते हैं, किसी कारक में आप जो परिवर्तन करते हैं, तो साम्य अवस्था उस परिवर्तन का विरोध करती है और उस दिशा में विस्थापित हो जाती है जिस दिशा में विस्थापित होने से आपके द्वारा किए गए परिवर्तन का प्रभाव खत्म हो गया। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मेरे पास देखिएगा, मेरे पास कोई अविलेय ठोस है और वो हम जब उसको ऊष्मा देते हैं, मतलब उसको जब ऊष्मा देते हैं तो अविलेय ठोस है वो घुलने लग जाता है, विलेय हो जाता है। मतलब ठोस का जो घुलना है वो ऊष्मा शोषी प्रक्रम है और साम्य अवस्था चल रही है अविलेय ठोस और विलेय ठोस में। अब हम कहें कि इस साम्य अवस्था पर मैं ताप इंक्रीज कर दूं, ताप बढ़ा दूं, मतलब इस साम्य अवस्था को मैं क्या दे दूं, ऊष्मा दे दूं। तो ली शातेलिए कहते हैं जो आपने परिवर्तन किया है, जो ताप बढ़ाया है, जो ऊष्मा दी है, साम्य अवस्था उस परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब साम्य अवस्था चाहेगी कि ये ताप नहीं बढ़ना चाहिए, तो इस साम्य अवस्था के पास ताप ना बढ़े इसके लिए एक ही इलाज है। वो इलाज क्या है, जो ये अविलेय ठोस है जो आप ऊष्मा दे रहे हो, उस ऊष्मा का इस्तेमाल करके विलेय ठोस में बदलना शुरू हो जाए, ताकि जो आप ऊष्मा दे रहे हो, आप जो परिवर्तन कर रहे हो, साम्य अवस्था उस परिवर्तन का विरोध कर दे, मतलब ऊष्मा को लगातार कंज्यूम कर ले, ऊष्मा को लगातार
खत्म करता जाए, आप जो ऊष्मा दे रहे हो वो अविलेय ठोस इस्तेमाल करता जाए और विलेय ठोस में बदलता जाए। मतलब आप जो ऊष्मा दे रहे हो वो लगातार ऊष्मा उपयोग में आ रही है, तो साम्यावस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जब हम ताप बढ़ाएंगे, ऊष्मा देंगे, तो जो बढ़ी हुई ऊष्मा है उस ऊष्मा का उपयोग अविलेय ठोस कर लेगा और लगातार दाईं ओर साम्यावस्था विस्थापित होती चली जाएगी और अविलेय ठोस है उसकी विलेय ठोस में बदलने की दर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मैं ऊष्माक्षेपी प्रक्रम पर यही एग्जांपल लेके चलूं कि कोई अविलेय ठोस है और जब वो विलेय ठोस में बदलता है, जब वो विलेय ठोस में बदलता है और वो ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, कोई भी अविलेय ठोस है जब वो विलेय ठोस में बदलता है तो ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, मतलब ठोस का घुलना है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो अब हम इस साम्य अवस्था के लिए ताप बढ़ा दें, मतलब इसको ऊष्मा दे दें। तो ली शातेलिए ने कहा था कि जो आप परिवर्तन करोगे साम्य अवस्था उसका विरोध करेगी। हम इस सिस्टम को ऊष्मा दे रहे हैं और साम्य अवस्था चाहती है कि ऊष्मा बढ़नी नहीं चाहिए, ऊष्मा का लगातार उपयोग हो जाना चाहिए। जो आप ऊष्मा बढ़ा रहे हो ऊष्मा बढ़नी नहीं चाहिए। तो सिस्टम के पास एक ही इलाज है, जो आप ऊष्मा दे रहे हो जो बढ़ी हुई ऊष्मा है उसका विलेय ठोस इस्तेमाल कर ले और वो विलेय ठोस लेफ्ट हैंड साइड खिसक आए और वो विलेय ठोस किस में बदलने लगे, अविलेय ठोस में बदलने लगे। हमने जो ताप दिया, हमने जो ऊष्मा बढ़ाई, सिस्टम चाहता है ये ऊष्मा ना बढ़े, मतलब सिस्टम में जो विलेय ठोस है वो उस ऊष्मा का उपयोग करके रिवर्स आ जाएगा और अविलेय ठोस में बदलने लगेगा। मतलब इस अविलेय ठोस का घुलना ऊष्माक्षेपी प्रक्रम था। हमने जब ताप बढ़ा दिया, हमने जब ताप बढ़ा दिया तो ताप बढ़ने के कारण जो विलेय ठोस है वो किस में बदलने लगा है, अविलेय ठोस में बदलने लगा है। मतलब ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के लिए ताप बढ़ाने पर विलेयता है उसका मान कम हो जाता है। तो प्यारे बच्चों ये दो फैक्टर थे। तीसरा फैक्टर दाब का फैक्टर होता है। दाब का फैक्टर ठोसों की विलेयता पर एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि जो ठोस है वो नॉन कंप्रेसिबल होता है, ठोसों को दबाया नहीं जा सकता, इसलिए दाब का कोई भी प्रभाव ठोसों की विलेयता पर नहीं पड़ता है। तो चलिए अगले वीडियो में हम गैसों की विलेयता पे बात करेंगे। अपने घर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।